इस बार का इलेक्शन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहा है। तो आप समझा सकते हो कि ये होने कैसे वाला है? जैसे अभी महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन चल रहे हैं और ऐसा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि 31 जैन के पहले 30 जैन के पहले वो कंप्लीट करना है उनको। और उसके लिए अभी वो सब इलेक्शंस शुरू है। अभी नगर परिषद के चुनाव हुए, अभी महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और उसके बाद में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव होंगे। अब ये तीनों लोकल बॉडीज़ अलग अलग होती है। नगर परिषद जो होता है वो छोटा जो तबका होता है, छोटा शहर जो होता है ना, जैसे कड़मेश्वर है, कड़मेश्वर की अपनी एक नगर परिषद है। तो ऐसे नगर परिषद होते हैं। तो वहाँ पे जो संख्या होती है नगर सेवकों की, वो महानगर पालिका के तुलना में कम होती है और उनकी जो पॉपुलेशन भी होती है, वोटर्स भी होते हैं, वो भी कम होते हैं। अभी जो चुनाव फिलहाल चल रहे हैं, जो महाराष्ट्र में चल रहे हैं, वो चुनाव चल रहे हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव। लगभग 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव अभी महाराष्ट्र में चल रहे हैं और उसमें एक मुंबई अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जगहों पे 4 सदस्यीय, 3 सदस्यीय या 2 सदस्यीय चुनाव है। मतलब ऐसा होता है कि मुंबई में एक ही प्रभाग बड़ा होने के कारण या उसमें लोक संख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे 1 सदस्यीय चुनाव है और कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी है पॉलिटिशियंस के। और नागपुर, पुणे, ये ऐसे शहरों में 4 सदस्यीय चुनाव है। मतलब आपको 4 नगर सेवक आपके चुनने पड़ेंगे, 4 कॉरपोरेटर्स चुनने पड़ेंगे। ऐसा वो इलेक्शन होने वाला है। जैसे अभी उसमें 4 सेक्शन है अ, ब, क, ड। तो वो एक एरिया को डिवाइड करके बनाया गया है या वो एरिया पे 4 नगर सेवक रहेंगे? जैसे मैं अपने प्रभाग की अगर बात करूँ तो प्रभाग क्रमांक 22, उसमें लगभग 70,000 मतदाता हैं और पूरे 70,000 मतदाता 4 सदस्यों को चुनेंगे। उनमें कोई एरिया डिवाइडेड नहीं है हुँ, गवर्नमेंट की तरफ से कि ये लोग इनको चुनेंगे, ये लोग ब गट को चुनेंगे, ये लोग क गट को चुनेंगे। आपको अ, ब, क, ड सभी गटों में से जो अच्छे आपको लगते हैं वो 4 नगर सेवक चुनने होते हैं और हुँ, उसमें कोई कन्फ्यूजन होने का कारण नहीं है। अ गट आप देखिए, उसमें जो लोग हैं उनके नाम नीचे लिखे होंगे, उनमें से आपको जो बेहतर लगे उसको आपको वोट देना है। फिर ब गट देखना है, फिर क गट देखना है, फिर ड गट देखना है। अगर आप सिंपल तरीके से जाओगे कि 1 बाय 1 एक-एक गट के तौर पे जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये इलेक्शन जैसा लगता है, जितना कठिन लगता है उतना हुँ, कठिन है नहीं। पर हैं, स्वाभाविक तो ये है कि हम क्योंकि विधायक एक चुनते हैं, सांसद एक चुनते हैं, तो हुँ, नगर सेवक क्यों 4 चुनना है? ये तो समस्या है ही है। ये तो हुँ, सवाल मेरा भी है व्यवस्था हुँ। से कि अगर विधायक एक चुन रहे और सांसद एक चुन रहे, तो नगर सेवक क्यों 4 चुनने? नगर सेवक भी एक ही चुनना है। पर उनके कुछ पॉलिटिकल रीज़न्स है और उनके कारण वो चुन रहे। ओके। उन्होंने व्यवस्था बनाई है। तो वो चारों नगर सेवक बनेंगे या चारों में से एक ही बनेगा फिर? नहीं, अ गट में से 1 बनेगा, ब गट में से 1 बनेगा, ड गट क में से 1 और ड में से 1। फिर इसमें आपको क्या पॉज़िटिव्स और क्या नेगेटिव्स लगते हैं? जैसे देखिए, इसमें पॉज़िटिव्स तो मुझे बहुत ऐसे कुछ लगते नहीं है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा कर दिया गया है। एक नगर सेवक ये जो पद होता है वो एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुरू करने के लिए पहला पद होता है। हुँ, तो वो इतना अगर उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए कि 70-80 हज़ार मतदाताओं तक आपको पहुँचना है, तो जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए वो फाइनेंशियली भी संभव नहीं होता है और जिसको किसी पार्टी का बैकअप नहीं है वो भी संभव होना बड़ा कठिन होता है। उसके लिए बहुत एक संगठनात्मक, एक फाइनेंशियल, एक बड़ी एक मसल स्ट्रेंथ लगती है। तो ये तो नेगेटिव ही है, मतलब मैं किसी भी तौर पे 4 सदस्यीय चुनाव का समर्थन नहीं करता हूँ। हुँ, मुझे लगता है कि 1 सदस्यीय चुनाव हो, तो वो सबसे अच्छा चुनाव होगा क्योंकि जब 4 सदस्यीय चुनाव होते हैं, जब ज़िम्मेदारी सबकी होती है, तो ज़िम्मेदारी किसी की नहीं होती है। तो ज़िम्मेदारी किसी एक की अगर ये की जाए, भैया आपकी ये ज़िम्मेदारी है, ये प्रभाग आपका है, तो फिर काम होता है। पर जब बताया जाएगा कि 4 सदस्य हैं, 4 में से कोई भी काम करे, तो फिर वो कोई भी काम नहीं करता। हुँ। क्योंकि वो एक-दूसरे की तरफ उँगली करते रहते हैं कि नहीं ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो 4 सदस्यीय चुनाव में नेगेटिव्स ही है, मुझे पॉज़िटिव तो अभी तक कुछ भी नहीं नज़र आया। मेरे जैसे युवाओं के लिए राजनीति में आना और काम करना और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना, इसके लिए ये बहुत बड़ा एक स्टेप हो जाता है कि एक प्रभाग का इलेक्शन हम वहाँ पे लड़े, जिसमें एक चैलेंज होता है कि आपको ये 12 दिन दिए और इस 10-12 दिनों में आपको 70,000 मतदाताओं तक पहुँचना है। इसका प्रैक्टिकली भी विचार नहीं किया जाता है कि वो कैसे पहुँचेंगे, कैसे प्रचार करेंगे, इसका प्रैक्टिकली भी विचार नहीं किया जाता है और वो एक एक ऐसा ये सिस्टम कर दिया है कि लोग ज़्यादा सोच में ना पड़े, लोग सीधा जाए कमल, 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 लोग सीधा जाए पंजा, 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 लोगों को कन्फ्यूजन नहीं।
जहाँ हुँ। पंजा दिखे वहाँ पंजा दबा दिया। मतलब लोगों को जो सोचने की क्षमता है, वो कम कर देना और वो सोचेंगे नहीं तो वो पार्टियाँ निकल जाती है उसमें। इसका उदाहरण देखिए कि पहले ऐसा समय था कि नागपुर शहर में 25-30 अपक्ष चुन के आते थे, स्वतंत्र चुन के आते थे और 2017 में 1 सदस्य स्वतंत्र चुन के आए। तो ऐसे चुनाव में क्या होता है कि जो बड़ी पार्टियाँ होती है, उनका पूरा पैनल निकलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है कि लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहते, तो एक-एक कांग्रेस, 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 बीजेपी, 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 बीजेपी। तो इसमें जो ऐसे लोग हैं जिनमें सही में मादा है, काम करने की उनमें ताकत है, सिर्फ़ इसी कारण से क्योंकि वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो इस रेस में कभी-कभी पीछे पड़ जाते हैं। तो मुझे तो नेगेटिव्स ही लगते हैं इस सिस्टम के। फिर निनाद ने क्यों चूज़ किया इंडिविजुअल खड़े होने का? नहीं, निनाद का वैयक्तिक निर्णय नहीं है। एक निनाद के पीछे एक समिति है, नागरिक समिति प्रभाग 22 के नाम से और वो समिति प्रभाग 22 में लगभग 3 महीने से हमने बनाई हुई है और 500 से अधिक हमारे सदस्य हैं, 26 से अधिक हमारे परिसर प्रमुख हैं और हमने वो समिति एक बहुत हमारा श्रम देके, हमारी मेहनत लगा के, हमारा समय देके, हमारे संसाधन लगा के बनाई है और एक संगठनात्मक उसको स्वरूप दिया। एक उसको सभी लोगों ने मिलके एक स्वरूप अच्छा दिया तो वहाँ पे एक निर्णय हुआ कि ये चुनाव जो है निनाद ने कंटेस्ट करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर हमारे यहाँ से ये कंटेस्ट करेगा तो सारी शक्ति निनाद के पीछे लगाएँगे और उसको चुन के लाएँगे। तो उसी श्रृंखला में मुझे फिर वो अवसर मिला कि मैं ये चुनाव लड़ूँ। तो ये समिति का निर्णय है, ये मेरा निर्णय नहीं है। ऐसे अलग रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस और बीजेपी की भी टिकट मिल सकती थी आपको, बट आपने फिर इंडिविजुअल जाने का क्यों चूज़ किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे मिल सकती थी, क्योंकि मैंने तो माँगी ही नहीं, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य ही नहीं हूँ। तो मैं किसी पार्टी में चला जाऊँ और वो मुझे टिकट दे दे, ये भी गलत है। तो और मैं किसी पार्टी में ही नहीं था, तो किसी और पार्टी से टिकट माँगने की बात ही नहीं थी और क्योंकि मेरा निर्णय नहीं है, क्योंकि समिति का निर्णय है, तो मैं कहीं टिकट माँगने गया हूँ, ऐसी तो स्थिति है नहीं। समिति ने ये निश्चय किया कि निनाद को चुनाव में लड़ाना है, निनाद चुनाव में खड़ा है। जैसे आपने बताया 4 गट है। अब वो 4 गट में अगर लोगों को एक गट में किसी को ही नहीं चूज़ करना है, नोटा पे करते हैं और मैक्सिमम लोगों ने नोटा पे ये कर दिया, तो फिर इलेक्शन वापस से होगा? हाँ, उसमें एक क्योंकि मैंने सुना है, मुझे उसकी पुष्टि करनी है अभी भी हुँ। कि कहीं मतलब जहाँ पे नोटा सबसे ज़्यादा आ जाता है और सारे कैंडिडेट्स उनके पीछे होते हैं। तो मैंने ऐसा सुना है, मुझे उसकी पुष्टि नहीं है अभी भी, कि वहाँ पे री-इलेक्शन होना आवश्यक हो जाता है और जो पार्टी ने कैंडिडेट्स दिए थे, उनको वो कैंडिडेट्स भी बदलने पड़ते हैं। तो नोटा व्यर्थ नहीं है, नोटा आप दे सकते हो यदि आपको लगे कि कोई भी इसमें से बेहतर नहीं है। पर मेरा वैयक्तिक तौर पे मानना ये है कि अवेलेबल बेस्ट को चुना जाए। अब 2-3 चीज़ें उसमें आपने देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वोट करना है तो क्या देख के वोट करना है। मुझे लगता है कि आप उसका पहले एजुकेशन क्या है वो देख लीजिए। वो अगर किसी विचारधारा से है तो उसके बारे में उससे बात कीजिए या उससे समझिए। इन विषयों मतलब ये इलेक्शन जो लड़ रहा है उसका मैनिफेस्टो क्या है और यदि वो पहले से नगर सेवक है तो उसका काम क्या है? मतलब जो पहले से नगर सेवक है वो संकल्प पत्र लेके आए ये अपेक्षित नहीं है। अपेक्षा तो उससे ये है कि वो अपने काम को बताए। तो वो अगर उसका काम बता रहा है वो देखना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। मैनिफेस्टो पढ़िए, उसको ठीक से जानिए, पहचानिए, उसका एजुकेशन देखिए, उसका बोलने का ढंग देखिए, वो कैसा उसका व्यवहार लोगों से है वो देखिए और फिर अवेलेबल बेस्ट को चुनिए। मैं वैयक्तिक तौर पे नहीं कहता हूँ किसी को कि आप नोटा दबाइए। आपने जैसे ये पॉलिटिक्स में एंटर किया, तो सबसे शॉकिंग क्या लगा आपको? नहीं, मैंने क्योंकि पॉलिटिक्स में एंटर अभी किया है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंटर किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने से पहले देखा नहीं था। क्योंकि पॉलिटिकल क्षेत्र में मेरा पहले से ही इंटरेस्ट रहा है, तो मैं देखते आ रहा हूँ कि क्या चीज़ें यहाँ पे होती है, कैसे-कैसे इलेक्शन लड़े जाते हैं, क्या बजट होता है, कैसा खाना बाँटा जाता है, कैसे दारू बाँटी जाती है और कैसे पैसे बाँटे जाते हैं। अब ये तो पहले से है, अभी तो कुछ नया नहीं है उसमें। अभी इलेक्शन आधा ही हुआ है, आधा होने का है।
वो 14 जैसे कहते हैं 13 या 14 तारीख को कहते कत्ल की रात, इलेक्शन हम्म, के पहले दिन की। तो अब वो तो उस दिन देखना है कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अभी तक हम्म, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने सोचा नहीं था या देखा नहीं था और वो होने लगा है। वो सब कुछ हो रहा है जो किसी एक इलेक्शन में होता है हम्म। और जो बड़ी पार्टियां करती है। आपको लगता है खाना और दारू पिलाने से वोट बदल जाते हैं? हाँ, प्रभावित होते हैं। दुर्भाग्य से अपने देश में ये एक चीज़ है कि 5 साल लोगों ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, कितने आए, कितने नहीं आए, उनका मैनिफेस्टो क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, ये चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते। मतलब मुझे मैं जब एक परिसर में घूम रहा था, तो एक आजी ने मुझे कहा कि बेटा हमारे घर में 14 वोट्स हैं हम्म, और हमारी व्यवस्था कर देना। बोला कि कौन सी व्यवस्था? नहीं, 500 रुपये प्रति वोट। तो आप ये सोचिए उनकी अपेक्षा क्या है कि मैं 7,000 रुपये एक परिवार में दे दूं अपने उनके एक वोट के लिए। तो ये तो लोगों की डिमांड है ना, ये लोग मांग रहे हैं। मैंने उनको तभी बोला कि मेरे पास तो आपको देने के लिए पैसे नहीं है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, लोगों से समझ रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ। यदि आपको ठीक लगे तो मुझे वोट दीजिएगा, नहीं तो जो आपको 500 रुपये देंगे हम्म, उसे वोट दीजिएगा। पर 500 रुपये में अपना वोट दे देने के बाद में 5 साल आप बोल नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ख़त्म हो गया। उन्होंने 500 दे दिए और आपने उनको वोट दे दिया। अब आप 5 साल कुछ डिमांड उनको कर नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने उसके बदले पैसे आपको पहले से दे चुके हैं। तो आपको लेना है तो ले लो पैसे, और फिर बाद में बात करने का कोई तो विषय ही नहीं है। तो ये तो है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में हो या फिर किसी भी बड़े इलेक्शन में हो, ये तो बहुत बड़े तौर पर देखा गया है कि पैसों का प्रभाव होता है, दारू का प्रभाव मतलब शराब का प्रभाव होता है, और खाना बाँटना ये सब उन सभी चीज़ों का प्रभाव होता है, और लोग आगे से माँगते हैं। और ये ज़्यादा दुर्दैव स्थिति है कि आगे से माँगते हैं कि नहीं हमें इतने रुपए दो, ये कर दो, वो कर दो। अब मेरे जैसे 25 साल के युवा को अगर कोई एक परिवार 7,000 रुपये माँगेगा, 70,000 मतदाता है यहाँ पे, तो आप सोचिए कि मध्यम वर्गीय लोगों ने इलेक्शन में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सोच में पड़ जाता है इंसान कि ऐसी हम्म। महाशक्ति के सामने कैसे काम किया जाएगा? क्योंकि आगे वाला दे रहा है, दूसरे पैनल में जो है वो लोग दे रहे हैं, तो वो लोग आपसे भी डिमांड करते हैं, आपको भी माँगते हैं। तो ये तो है, वास्तविकता है। ऐसा बहुत बार इलेक्शन में देखा जाता है कि जब वोट मांगने जाते हैं तो सब इक्वेलिटी हो जाती है, ना जात ना धर्म, सब यानी एक पॉलिटिशियन के लिए तो हर एक पर्सन एक वोटर ही दिखता है। बट जैसे अगर वो कोई पर्सन सत्ता में आया, पावर में आया, तो फिर वो देखता है कि अरे ये मेरे समाज का नहीं है, ये मेरे समाज का है, इसकी मैं पहले मदद कर देता हूँ, इसका मैं हेल्प कर देता हूँ, ये मेरे को हेल्प करेगा। तो ये ऐसा क्यों होने लग जाता है? वो समाज के इसमें से देखने से आप उसको ठीक से समझ नहीं पाओगे। आप ठीक से तब समझ पाओगे, पार्टी एनालिसिस करती है कि कहाँ से अपने वोटर कितने हैं, ठीक है? जैसे अभी भाजपा के जो नगर सेवक थे, उनको वोटिंग गंगाबाई घाट परिसर से कम थी, मेरे प्रभाग की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे, आप गंगाबाई घाट परिसर की एंट्रेंस ही देख लेना, या तो मैं आपको फ़ोटो दे दूँगा। आप वो देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि यार ये नगर सेवक इनको या फिर ये जनप्रतिनिधि इन मतदाताओं को इंसान समझते हैं कि नहीं समझते? कैसी स्थिति में कैसे वो घाट के पीछे रहते हैं, नाले के बाजू में रहते हैं और ऐसी भीषण अस्वच्छता में रहते हैं, और उनका कारण क्या है कि वहाँ के प्रतिनिधि बोलते हैं कि यहाँ से वोट थोड़ी मिलते अपने को, छोड़ो। तो जो वोट नहीं देगा उनका काम नहीं करोगे आप। ऐसी मानसिकता है, और वो उस कारण किसी प्रभाव किसी वर्ग को दुर्लक्षित करते, किसी वर्ग को उपेक्षित करते। तो वो कारण है उनका है, बाकी वो इनको कोई जात पात धर्म पंथ संप्रदाय से लेना देना नहीं है। कोई ये पार्टी हिंदुत्ववादी है और कोई ये पार्टी हिंदुत्ववादी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब पॉलिटिकल फंडे है कि ये चीज़ें बोल दी जाए फिर हिंदू खुश हो जाएंगे, ये चीज़ें बोल दी जाए तो मुस्लिम खुश हो जाएंगे, ये चीज़ें बोल दी जाए तो बौद्ध धर्मी खुश हो जाएंगे।
और उसके हिसाब से भी वो पट्टे भी लेके चलते हैं। कभी भगवा पट्टा उनके गले में होता है जब हिंदू बहुल एरिया में जाए, कभी हरा पट्टा उनके गले में होता है जब मुस्लिम बहुल एरिया में वो जाए, कभी नीला पट्टा ये होता है जब वो बौद्ध समाज के परिसर में जाएंगे। तो वो तो उनकी नौटंकी है, मतलब वो हर एरिया वाइज वो अपना अपना नियोजन कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ये करना है, ये बात करनी है, यहाँ पे जय भीम बोलना है, यहाँ पे नमस्कार बोलना है, यहाँ पे सलाम वालेकुम बोलना है। वो उनकी अपनी नौटंकी होती है। स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं। स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, पर अब थोड़ा क्या है ना, मैं ऐसा समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस की गलती नहीं है, लोगों की गलती है कि आप उसने जय भीम बोल दिया तो वो क्या आपका हो गया, और उसने नमस्कार बोल दिया तो क्या वो आपका नहीं है? ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, ये विषय महत्वपूर्ण है उनका मैनिफेस्टो क्या कहता है। बट ये तो रियलिटी है ना। हाँ, है, रियलिटी है, पर देखिए अगर आप डेमोक्रेसी में हो तो वो डे बाय डे मैच्योर होनी चाहिए, वो धरातल में नहीं जानी चाहिए। किसी समय इस महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति थी कि लोग साथ में प्रचार करते थे, सत्ता और विरोध में होने वाले साथ में प्रचार करते थे, जिसका विजय हुआ उसकी रैली साथ में निकलती थी। अब जब ऐसी आदर्श स्थिति इस देश ने कभी देखी है, अब वो लोकतंत्र धरातल में जा रहा है। 60-60 सीट महाराष्ट्र में बिन विरोध, मतलब उनके सामने किसी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा ही नहीं, यदि भरा है तो वो पीछे ले लिया। कैसे हो रहा है ऐसा? ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? नहीं है। ये इसीलिए हो रहा है कि पैसों का इतना प्रभाव आ गया है। सीधे ऑफर, भैया फॉर्म वापस ले लो, ये 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए ले लो, खुश हो जाओ। बीच इलेक्शन में लोग समर्थन जाहिर कर दे रहे, तो वो तो पैसों का प्रभाव है। और दिख तो ऐसा रहा है कि सत्ता पार्टी जहाँ देखो वहाँ लड़ रही है, बाकी तो कोई लड़ते हुए नगर परिषद के चुनाव में तो दिखे भी नहीं, क्योंकि एक एक रेट, मतलब एक एक वोट का रेट 3,000, 4,000, 5,000 रुपए नगर परिषद के चुनाव में। साधारण इंसान क्या करेगा, कैसे आएगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में? मतलब लगभग आपने उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए। अगर वो प्रभावित नहीं कर सकता है लोगों को अपनी बातों से, तो उसके लिए तो इलेक्शन मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। वो अच्छा काम कर सकता है पर उसको क्यों अवसर नहीं है? क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। नीनाद जैसे यंग रिप्रेजेंटेटिव्स आ भी सकते हैं। बहुत हिम्मत की बात है भैया, बहुत ज़्यादा हिम्मत की बात है। आपको 2 ही लोग ये चीज़ कर सकते हैं, 2 ही लोग। अभी के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं अलग किसी पर्याय से, मतलब भाजपा कांग्रेस छोड़ के अगर आपको तीसरे पर्याय से आना है तो सिर्फ 2 श्रेणी के लोग आ सकते हैं। पहला, जिसको ये पता है कि अपने सामने जो शक्ति है उसकी ताकत क्या है, और उसे ये अंदाज़ा है कि अपनी भी ताकत ठीक ठाक है, हम उसके सामने झुकेंगे नहीं, ये वो हमें झुका नहीं सकते। एक ऐसे, और दूसरे ऐसे कि जिनको पता ही नहीं है कि आगे वाले में शक्ति कितनी है, उनको पता ही नहीं कि ये चैलेंज कितना बड़ा है, वो कूद गए। उनको अब ये नहीं मालूम कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो अब जब कूदे हैं तब उनको पता चला कि ये समंदर कितना बड़ा है। तो ऐसे ही 2 लोग अंदर आ सकते हैं। पर बाकी जो कैलकुलेटिव, जो ये करने वाले लोग हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेने वाले, तो वो तो भैया यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर ही नहीं सकते। कैलकुलेशन कैसे करोगे? सोच में टाइम निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं हो सकता है। सोचिए कि आपको, देखिए मैंने अपने लिए, मेरे वैयक्तिक तौर पे मैंने बाकी कुछ गणित नहीं निकाले। मैंने सोचा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यदि जाना है तो मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कैसे जाऊंगा, ये मेरा निश्चय है, ये मेरा निर्णय है। यदि समिति ने मुझे नियुक्त किया है कि आपको निनाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना है, तो निनाद को डिसाइड करना है कि ये इलेक्शन कैसे लड़ना है। मैंने अपने लिए बहुत सिंपल रखी चीज़ कि एक मैं मैसेज तैयार करूँगा और वो मैसेज मैं सब मतदाताओं तक पहुँचाऊँगा, और वो इतना प्रभावी तौर से पहुँचाऊँगा जितना किसी और कैंडिडेट ने नहीं पहुँचाया होगा। क्या मेरे जीत हार के मायने ये रहेंगे, कितने लोगों ने मुझे वोट दिया नहीं दिया वो तो अपने हाथ में है नहीं। मैंने अपने लिए निर्णय ये लिया है कि मैंने 9 निश्चय अपने निकाले प्रभाग के, और मैंने ये ठाना है कि जो भी माध्यम है, जो भी माध्यम होंगे,
उन सभी से अपने प्रभाग के मतदाताओं तक पहुंचाया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि ये 9 निश्चय है, इन विषयों पे हम आपको वोट मांग रहे हैं। अब बाकी जात पंथ धर्म पंथ संप्रदाय देख के वोट मत दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं कुणबी हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं तेली हूँ, ये देख के वोट मत दीजिए। यदि आपको ये स्थानिक 9 निश्चय अच्छे लगते हैं, वो योग्य लगते हैं और मेरा प्रयास प्रामाणिक लगता है, तो आप वोट दीजिए। यानी आपको क्या लगता है कि यंग रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस एक्सपीरियंस रिप्रेजेंटेटिव, तो लोग किसको चुनेंगे? अभी किसको चुनेंगे ये तो मैं, अगर मेरे इलेक्शन की बात करूँ तो मैं कोई भी प्रेडिक्शन नहीं देना चाहता हूँ। पर जो मैंने थोड़ा सा इलेक्टोरल स्टडी किया हो, मतलब ये इलेक्शन का नहीं, इसके पहले भी, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे नागरिक समिति प्रभाग 22 ड से चुनाव चिन्ह शेर एक अच्छी खासी लीड लेके जीत रहा है। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, वो तो 16 तारीख को सबके सामने आएगा। पर यंग और अनुभवी, युवा और अनुभवी में जो मुझे कहीं पॉजिटिव्स और कहीं निगेटिव्स लगते हैं, वो ऐसे है कि जब कोई युवा होता है तो फ्रेश होता है, उसके पीछे ज़्यादा निगेटिव बातें नहीं होती है, पॉजिटिव भी नहीं होती है। इसने ये किया, ये नहीं किया, ऐसा नहीं है। जो एक्सपीरियंस्ड है उसके उसके विरोधी भी उतने हैं, उसके समर्थक है तो विरोधी भी है। पर जो मुझे लगता है कि जो यंग है उसको एक एज ऐसा है कि लोग उसको अभी चांस देके, अवसर देके जज करने वाले हैं, तो इलेक्शन में उसको वो एक प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर यंग है और हमारे जैसा है कि दौड़ धूप कर सकता है, तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। मतलब मैं आप उदाहरण के तौर पे मेरे ही प्रभाग की अगर बात करूं तो मैं रैलीज नहीं निकाल रहा हूँ, बड़ी मीटिंग्स नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ। मैं हर घर जा रहा हूँ। अगर मैंने ठान लिया है कि आज मुझे आइचेत मंदिर परिसर घूमना है, तो आइचेत मंदिर परिसर में एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे मैं खुद जाके अपना परिपत्रक दे के ना आया हूँ। कोई भी घर ऐसा नहीं छूटना चाहिए। तो हमने ये ठाना है कि हर घर में खुद होके मैं जाऊँगा, मेरे साथी जाएंगे और उनको वो परिपत्रक देंगे। ऐसा नहीं कि रैली निकाली और बाहर से हाय बाय कर लिया और नमस्ते कर लिया बैंड बाजा बजा के। और उसमें एक बात बड़ी अच्छी ऐसी होती है कि लोग आपसे संवाद करते हैं। जो रैली होती है उसमें संवाद कहीं नहीं होता है। बैंड बाजा निकलेगा, लोग हाय हेलो करेंगे, कोई फूलों का छिड़काव, ये सब कुछ वो भी मैनेज्ड होता है, पहले से प्रिपेयर्ड होता है कि यहाँ से छिड़काव होना चाहिए, वहाँ से छिड़काव होना चाहिए। हम इन चीज़ों पे क्या किया है हमने कि हम पे फूलों का छिड़काव हो? ऐसा क्या किया है? उम्मीदवार हो गए तो आप पे फूलों का छिड़काव हो जाना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी इलेक्शन में जाना है, सामने जाना है। यदि जीत के आओ तो आपको एक काम करना है, जीत के ना आओ तो भी आपको एक काम करना है। निनाद दीक्षित ने यदि 5 साल डिसाइड किया है कि प्रभाग को देना है, तो वो निश्चित है कि यदि निनाद दीक्षित जीत के आता है तो उसको क्या काम करना है, और जीत के ना आए तो भी क्या काम करना है। मतलब अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं 9 निश्चय पे तो मुझे काम करना ही है, उसके लिए मैं अकाउंटेबल रहूँगा, संकल्पित रहूँगा। यदि निनाद दीक्षित को अवसर नहीं मिलता है तो उसको संगठन और मजबूत करने में ज़्यादा समय गुजारना पड़ेगा, लोगों के घर घर और जाके उनको सुनने में ज़्यादा समय गुजारना पड़ेगा, और लोगों से बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि पब्लिक पल्स क्या कहता है। अब मैं मेरे तौर पे यही कर सकता हूँ, मेरे वैयक्तिक तौर पे। इससे ज़्यादा तो इन्फ्लुएंस करने के लिए शराब और खाना और पैसे तो मैं बांट नहीं सकता। मैं अपने प्रामाणिक प्रयास इन विषयों पे करूँगा। अब वो तो जनता का निर्णय है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे जैसा युवा राजनीति में आ रहा है, एक हिम्मत कर रहा है और मूल विषयों पे बात कर रहा है, स्थानिक विषयों पे यदि बात कर रहा है, और वो अपनी मेहनत, अपना सब कुछ इस इलेक्शन में लगा रहा है, और उसके बाद भी यदि उसको यश संपादन नहीं होता है, उसको यश प्राप्त नहीं होता है, तो वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर जो मुझे आज देख रहे युवा कि यार इसने यार रिस्क ली और ये काम कर रहा है अच्छा, उनमें थोड़ी निराशा हो जाएगी कि यार निनाद ने काम किया था, निनाद दौड़ा था, निनाद ने अपना मैनिफेस्टो लिखा था, 9 निश्चय लोगों के मन में डाले थे, सभी प्रयास किए थे, पर लोगों ने शराब, पैसे, मटन, इन विषय में अपना वोट फिर से किसी और जगह दे दिया, और युवाओं का जो प्रामाणिक प्रयास था
उसको बाजू में रख दिया, तो मेरी निराशा का कारण वो नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे तो पता है। पर जो बाकी वो देखेंगे लोग, जो आज सोच रहे कि यार निनाद ने ये किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो थोड़े कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे। तो मुझे इसलिए ये लगता है कि मैंने अब कुछ भी अपने इसमें बाकी नहीं रखना चाहिए। पूरी मेहनत में इसीलिए झोंक रहा हूँ, क्योंकि जब अगर अगर मैं ये क्रैक कर लूँगा, तो बहुत से ऐसे युवा रहेंगे कि वो हिम्मत करेंगे, और वो ये हिम्मत दिखाएंगे कि मैं आगे आके इन विषयों पे बात करूँ और चुनाव में खड़ा रहूँ। जैसे आपने बोला यंग रिप्रेजेंटेटिव्स के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। एक नुकसान मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कि अभी कोई भी काम करता है तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता जो यंग रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनसे ज़्यादा गलतियाँ हो सकती है? नहीं, देखिए, इसका एक प्रोसेस है। जो नगर सेवक है ना, उससे अपेक्षा है कि वो दौड़ के आए, काम करे, है ना। उसे दौड़ धूप करनी है। मेरे हिसाब से नगर सेवक यंग होना चाहिए। इसका कारण ये है कि अब अगर आप पॉलिटिकली देखोगे, तो अगर उसको उस विषय में करियर बनाना है, तो उसे पहले नगर सेवक होना है, फिर विधायक का चुनाव लड़ना है, फिर सांसद का चुनाव लड़ना है। ये ऐसी ऐसी कुछ स्टेप्स हैं। तो अगर 60 साल का व्यक्ति नगर सेवक के चुनाव में खड़ा रहेगा, तो युवा क्या करेंगे? उनको करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, अथॉरिटी तो होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि 60 साल का व्यक्ति घर की 3 मंजिलें जब चढ़ता है तो उसको दम लग जाता है, ठीक है, सांस फूल जाती है। उसको आप 70,000 मतदाताओं का प्रभाग दोगे, और फिर आप ही कहोगे कि वो घूमता नहीं है। भैया, घूमेगा कैसे? 3 महीने हो चुके हैं, मैं हर रोज प्रभाग में घूम रहा हूँ, फिर भी मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि मैंने पूरा प्रभाग देख लिया। इतना बड़ा प्रभाग है, तो वो कैसे घूमेगा, कैसे काम करेगा? इसलिए ऐसा नहीं कि गलतियाँ होगी नहीं होगी, गलतियाँ तो उनसे भी होती है, हमसे भी होगी। पर गलतियाँ होगी इसलिए उनको अवसर ना दिया जाए, ऐसा ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है कि अ, आने वाले टाइम पे निनाद को किस तरीके से देखना चाहिए जनता ने? देखिए, मैं नहीं सोचता कि लोगों ने किस तरह से देखना चाहिए। मैं अपने बारे में सोचता हूँ। मैं अब जब चुनाव भी लड़ रहा हूँ तो अपने तरीके से लड़ रहा हूँ। मैंने आपको जैसे कहा कि लोग बहुत कहते हैं मुझे कि रैलीज निकालो, शक्ति प्रदर्शन करो। मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर 5 मंजिलें तो 5 मंजिलें चढ़ के जा रहा हूँ, लोगों के घर घर जा रहा हूँ, दौड़ धूप कर रहा हूँ। मेरे सभी जो 20-25 दोस्त हैं जो इस काम में पहले से लगे हुए हैं, वो मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, मेरे साथ दौड़ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं इलेक्शन किसी ऐसे तौर पे लड़ूं जो पहले से प्रस्थापित लोगों ने लगा के रखे हैं। मुझे इलेक्शन अपने तौर से लड़ना है, और मुझे आगे भी अपने ही तौर तरीकों से काम करना है। मतलब लोग क्या सोचेंगे इस पे मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे वोट करना हो किसी को, तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उत्साह से घर से ये सोच के निकलना चाहिए वोटर ने कि यार आज जाके ना मुझे निनाद दीक्षित को चुनना है, उसको वोट डालना है। ये अगर किसी के मन में हो उत्साह से, तो वहाँ पे आपकी जीत हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। लोग क्या सोचते हैं, मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचता हूँ कि आगे जाके कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे। अभी तो नया चेहरा हूँ, लोगों ने मुझे समझना बाकी है। मेरे बारे में अभी राय उनकी जो है वो बनेगी, जैसे जैसे काम करूँगा, जैसे जैसे मैं अपने विचार व्यक्त करूँगा, उनकी राय बनते जाएगी। पर मैं उसमें ज़्यादा फोकस्ड नहीं हूँ। आपको क्या लगता है काम नहीं करना भी करप्शन है? नहीं, करप्शन अलग बात है, निष्क्रियता अलग बात है। भ्रष्टाचार और निष्क्रियता दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई नगर सेवक रहे और वो निष्क्रिय है, इसलिए उसका फंड आता ही नहीं, मतलब वो यूटिलाइज ही नहीं करता, वो वापस चला जाता है। ऐसे भी है। ऐसा है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है और भ्रष्टाचारी भी है, तो दोनों चीज़ें अलग है। मतलब बहुत काम करता है पर बहुत भ्रष्टाचार भी करता है, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो वो दोनों चीज़ों को एक एक लाइन में कहना गलत है, दो अलग चीज़ें हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि काम करके करप्शन करना सही है या काम करना ही नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि जो
जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है उसके आपको गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसको फॉलो करना है। उसके बाहर आप जो भी करोगे वो अनैतिक है। मतलब यदि आप काम नहीं कर रहे हो आपको जिम्मेदारी मिलने के बाद भी, तो वो भी अनैतिक है। और यदि आप काम कर रहे हो पर भ्रष्टाचार कर रहे हो तो वो भी अनैतिक है। अनैतिकता यहाँ पे है यदि अगर आप जो जिम्मेदारी दी है उसको उसका निर्वहन ना करे तो। बट आपने ऐसा कोई पॉलिटिशियन देखा है क्या कि वो बोलता है कि मैं सत्ता में आऊँगा और करप्शन करूँगा? हर कोई ऐसा ही बोलता है कि मैं आऊँगा और करप्शन नहीं करूँगा, बट ऐसे कुछ ना कुछ लूपहोल्स तो मिल ही जाता है और फिर वो नियत बिगड़ ही जाती है। कभी बाला साहब ठाकरे ने एक बात कही थी कि डेमोक्रेसी में करप्शन के बिना काम चल ही नहीं सकता। ये बाला साहब ठाकरे ने कहा है, मैंने नहीं। इसका कारण भी है। लोग क्या मांग रहे हैं जब प्रचार में जा रहे हैं तो पैसे मांग रहे हैं ना भैया। लोग क्या मांग रहे हैं? मटन मांग रहे हैं, दारू मांग रहे हैं, बड़ी सभा करनी है। अब अगर किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए, नगर सेवक का इलेक्शन लड़ने के लिए अगर 1 करोड़ रुपया खर्चा है तो वो कहाँ से लाएगा? उसकी तो उसका पेमेंट तो उतना है नहीं, 30-35 हज़ार हो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। वो कैसे 1 करोड़ रुपए कमाएगा? ऐसी चीज़ें सब कुछ करके तो वो लोगों ने एक एक व्यवस्था बना के रखी है। गणेशोत्सव है, कहाँ जाना है? सबने जाके नगर सेवक से बात करनी, भैया 2,000 रुपये दो, 5,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो। न दे तो नाराज़ी है। तो ये लोगों ने समझना चाहिए। पॉलिटिशियंस आपको वो सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए, क्योंकि उनको आपका वोट चाहिए। कोई मेरे जैसा युवा जो इलेक्शन में खड़ा है, एक तो बड़ी अच्छी बात मैंने देखी कि सिर्फ समाज में बुराई नहीं है, अच्छाई भी है। जैसे ये मेरा निर्णय बाहर निकला कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लोगों ने खुल के सामने आके मुझे फाइनेंशियली उनके कॉन्टैक्ट्स वाइज सपोर्ट किया है। अभी जितना मुझे खर्चा हुआ है उतना तो लोगों ने मुझे खड़ा करके दे दिया पैसा। मेरे जेब से कुछ नहीं निकला। अगर आपका इंटेंट सही हो, आप मेहनती हो, तो लोग आपको चुनाव में खड़ा करेंगे, आपके पीछे पैसा लगाएंगे, संसाधन लगाएंगे, अपनी व्यवस्था लगाएंगे और आपको चुनावी मैदान में खड़ा करेंगे। पर यदि आपका इंटेंशन सिर्फ नगर सेवक होना है, वो पद चाहिए, तो फिर लोग आपके पीछे नहीं है। आपका अगर इंटेंशन है कि बदलाव होना चाहिए, तो फिर लोग आपके पीछे है। सिर्फ वो कहते हैं ना, सिर्फ शोर मचाना हमारा मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलने का अगर आपका निश्चय है तो लोग आपके पीछे है। मतलब लोगों का अनुभव, कुछ लोगों का ये है कि उनको इलेक्शन में जाते जाते वो पैसे बांट रहे हैं, और मेरा अनुभव ये है कि कुछ लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, फ़ोन करके दे रहे हैं, जिनका इस प्रभाग से कोई संबंध नहीं है। वहाँ से भी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि निनाद आप ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हमारे तरफ से ये सहायता राशि, कोई भी कितनी भी हो, 1000 हो, 1500, 2000 हो, 5000 हो, उनके हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से वो अपनी राशि दे रहे हैं और मेरे प्रयास के पीछे खड़े हो रहे हैं। कोई नेता क्यों बनता है? कोई नेता क्यों बनता है, इसमें तो एक है कि एक थोड़ा इन्फ्लुएंस है कि देश में अगर किसी के पास ताकत है तो वो नेताओं के पास है। किसी भी सिस्टम की, मतलब किसी भी सिस्टम की, मतलब इस हद तक कि मीडिया को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है तो पॉलिटिशियंस के थ्रू किया जाता है। कभी जुडिशरी को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है तो वो पॉलिटिशियंस के थ्रू किया जाता है। कभी ब्यूरोक्रेसी को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है तो वो पॉलिटिशियंस के थ्रू किया जाता है। तो लोग जब ये देखते हैं कि यार इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियंस का है, प्रभाव पॉलिटिशियंस का है, तो वो स्वाभाविक तौर से उनका झुकाव हो जाता है कि नहीं, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका स्वाभाविक एक, उनका स्वभाव जो है वो ऐसा है कि वो नेतृत्व कर सकते हैं, उनके पास करने के लिए काम और उन वो मानसिकता है, तो वो बनते हैं। नहीं तो बाकी जो तो जाते हैं वो ऐसे इन्फ्लुएंस में कि हाँ मुझे अपना प्रभाव रखना है पॉलिटिक्स में, इसलिए जाते हैं। अगर आपको सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ा तो आप खड़े होंगे? आपको पूरे सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये कहा कि निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक विजन होना चाहिए, काम क्या करना है, कैसे करना है। सिस्टम ही आपको फंड दे रहा है, ठीक है, सिस्टम ही आपको कर्मचारी भी दे रहा है, सिस्टम ही आपको अधिकारी भी दे रहा है।
साथ लेके काम करो ना, उनके अगेंस्ट क्यों जाना है? उनको साथ लो और काम करो। तो मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि बदलाव होना चाहिए और सिस्टम पूरा बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको उनको साथ में लेके काम करना है। इलेक्टोरली आपको, आप किसी के अगेंस्ट जा सकते हैं, किसी के विरोध में खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, पर पूरा सिस्टम बदल दिया जाए, ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कोई नगर सेवक बन गया, जनता को उनसे सवाल पूछना है, तो कैसे अप्रोच करना चाहिए जनता ने? नहीं, सवाल तब नहीं पूछना जब वो नगर सेवक बन गए। सवाल पूछना है जब वो वोट मांगने आएंगे। एक, क्या किया है अभी तक, कौन हो और क्या करोगे, ये सवाल पहले पूछे जाने चाहिए। बाद में क्या सवाल पूछना है, बाद में तो वो काम करेगा। बाद में नगर सेवक आपका नौकर है, सेवक है। आपने नियुक्त कर लिया है उसको, हायर कर लिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत विचार से और सोच समझ के आपको चुनना है कि नगर सेवक किसे करना है। वो आपकी सेवा में खड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा आदमी है। भैया वो सेवा करेगा क्या, ये पहले सोचो। अगर करेगा तो चुनो, नहीं तो नहीं। निनाद का विजन कहाँ तक है? नगर सेवक तक ही रहना है या उसके भी बियॉन्ड सोचते हैं? मैं पदों के हिसाब से अपने विजन को नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि यदि मुझ में वो प्रतिभा है कि मेरा मेरा अगर संगठन कौशल्य अच्छा है, यदि चीज़ों को व्यक्त करना उसमें थोड़ा सा मेरा हाथ अच्छा है, तो मेरी प्रतिभाओं को न्याय मिलना चाहिए। वो मिलते वो मिलते रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कौन सा पद, ये तो रास्तों के वो कुछ पड़ाव होते हैं कि कभी वो व्यक्ति नगर सेवक होता है, कभी नहीं होता है, कभी कोई इलेक्शन, कभी कोई इलेक्शन। वो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मेरा स्वभाव ये ऐसा है कि मैं संगठन अच्छा कर सकता हूँ, तो लोगों को संगठित रखो, एक अच्छे विजन के साथ रखो। जो चुनाव है उसके अनुसार करो। अब स्थानिक चुनाव है, ये कोई देश का चुनाव नहीं है, तो उनको अवेयर करो कि ये चुनाव देश का नहीं है भैया, ये स्थानिक है। आपका सेवक चुनना है, आपका नौकर चुनना है आपको, वो ठीक से चुनिए। तो मैं पदों के हिसाब से कि भैया मुझे विधायक होना है, मुझे सांसद होना है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मुझ में जो क्षमता है उनको न्याय मिलना चाहिए बस। जैसे मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स मिले थे, तो उन्होंने बोले थे कि इंडिया में बहुत गंदगी बहुत है और हमारे इधर ऐसा है कि कोई कचरा फेंकता है ना, तो ऐसा हमको बचपन से सिखाया जाता है कि वो कोई और उठा के नहीं फेंकेगा, वो तुमने किया है ना, वो जिंदगी भर वही पड़ा रहेगा, तो उससे अच्छा है तुम उठाओ और डस्टबिन में डाल दो। तो जैसे हम एक एरिया पकड़ते हैं, तो एरिया में ये डस्टबिन की फैसिलिटी ही नहीं है, तो वो एक आदत ही नहीं बन पाई लोगों की। तो कितने एरिया में डस्टबिन होने चाहिए? नहीं, डस्टबिन नहीं नहीं है ऐसा नहीं है। बहुत जगहों पे है, उसका यूज़ नहीं है। और अगर कुछ जगहों पे है तो ऐसे भी केसेस है कि लोग उठा के लेके चले गए। G20 के वक्त जो शहर का सौंदर्यीकरण किया गया था, लोगों ने खराब किया उसको। साइकिल लगाई थी कहीं, तो उठा के चले गए। अब अगर लोगों में ये ऐसी मानसिकता रहेगी तो सिस्टम भी काम करेगा, तो उसकी एक लिमिटेशन है। और ऐसा है कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बात उसके एक मायने कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के तो होते ही है। सिस्टम उसके तौर पे काम करता है, पर लोगों ने भी वो अवेयरनेस रखना चाहिए कि अगर अपने एरिया में नहीं है तो जाए नगर सेवक के पास, बोल दे उनको। ना नगर सेवक के पास जाए तो फ़ोन लगा दे उनको। नगर सेवक के लिए कोई कहीं किसी जगह डस्टबिन रखना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। पर आपका अवेयरनेस होना चाहिए। थोड़ी जिम्मेदारी जनता की भी है और थोड़ी प्रतिनिधि की भी है, थोड़ी सेवक की भी है। जैसे जनता ने अच्छा काम किया, तो उन्हें रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, बट जैसे अगर चोरी कर ले रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी चोरी की गई है, तो पब्लिकली उनसे, जिन्होंने चोरी की, उनसे सॉरी भी बुलवा सकते हैं? बुलवा सकते हैं,
देखिए, देश इतना बड़ा है और प्रभाग इतना बड़ा है कि आप हर एक व्यक्ति पे कितना ध्यान देंगे आप। ये ठीक बात है कि हर घर तक पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, पर कोई व्यक्ति किसी जगह पे कुछ कर रहा है तो सभी जिम्मेदारी कोई सिस्टम की तो है नहीं। अपना एक कोई अवेयरनेस होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि इसके लिए बहुत एफर्ट ये सिस्टम ने लगाने चाहिए। सिस्टम ने उतना ही करना चाहिए जितना उन्होंने करना अपेक्षित है। मेरा यही कहना है कि उतना तो करो, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ। अभी जैसे इलेक्शन का टाइम आता है तो लोग यूजुअली उनका टर्म ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि पिछला जो नगर सेवक था उसने क्या ही झंडे गाड़े। तो मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि निनाद दीक्षित क्या झंडे गाड़ेगा? नीना दीक्षित कोई फैंसी वादे नहीं कर रहा है, कोई झंडे नहीं गाड़ेगा। नौ निश्चय जो हमने निकाले 3 महीने जब लोगों में घूमे हैं, तो हमें समझ में आया कि इन 9 विषयों पे काम होना चाहिए प्राथमिकता से, और वो 9 विषय हमने लिखे, उन्हीं पे काम होगा। आप पहला बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि हमने एक विषय लिखा है कि अच्छे क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। अपने प्रभाग में स्पर्धा परीक्षा पूर्वक वाचनालयों का निर्माण किया जाएगा। अपने प्रभाग के जो गटर ड्रेनेज सिस्टम्स है उसको सुधारा जाएगा। अपने प्रभाग में आज भी असामाजिक तत्व बढ़ रहे हैं, उनको नियंत्रण में लाया जाएगा। प्रशासन किसी की सुनता नहीं है, उनको नियंत्रण में लाया जाएगा। इन 9 विषयों पे हमने काम करने का ठाना है। 100 मुद्दे लेके और 2 पेज का मैनिफेस्टो लेके नहीं जा रहे। नौ ठीक है। विषय उनके लिए प्रामाणिक रहेंगे, उनके लिए संकल्पित रहेंगे। कोई झंडे वंडे कोई कोई गाड़ने नहीं जा रहा है। नीनाद दीक्षित नगर सेवक हो जाएगा तो मट्टीपुरा का मेलबर्न नहीं होने वाला है। जो उसके कार्याधिकार में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है, वो वही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। ये तो स्पष्ट है। पर ठीक। जो कर सकता है वो करना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आपने जैसे बताया क्रीड़ा केंद्र का नए से निर्माण करोगे, तो कैसे करोगे वो? देखिए, मैंने तो, हमारी एक संस्था है वीरांगन संस्था के नाम से, तो हम ये एक प्रयास तो कर रहे हैं। 2 क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र हम ऑलरेडी चला रहे हैं गाड़ी खाना ग्राउंड में, जिसमें मल्लखम्ब और शिवकालीन शस्त्र का ये कर रहे हैं। तो उसका एक हमें अनुभव है कि अगर आपको क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र करने हैं तो सिर्फ वहाँ पे मैदान में मिट्टी डाल देने से होने वाला नहीं है। आपको प्रशिक्षक की व्यवस्था करनी है, आपको संसाधनों की व्यवस्था करनी है, आपको फैसिलिटीज़ की व्यवस्था करनी है। वो कैसे करनी है उसके लिए भी डीएसओ है, उसके लिए भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है, उनके भी प्रावधान है। और लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि यहाँ से मदद हो सकती है, तो वो उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे। कौन से स्पोर्ट्स को आप टारगेट करोगे फिर? मेरा टारगेट में ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि भारतीय खेलों पे ज़्यादा फोकस करूँ। कबड्डी जैसे खेल हो गए, खो खो जैसे खेल हो गए, कुश्ती जैसे खेल हो गए, जो खेल खुद मैं भी खेला हूँ। इन विषयों पे या इन खेलों पे मैं ज़्यादा टारगेट करने का सोच रहा हूँ। एथलेटिक्स वगैरह से रिलेटेड? एथलेटिक्स के लिए एक जो ट्रैक एंड फील्ड होता है ना, उसके लिए जो यंत्रणा लगती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब आपको वैसा ट्रैक, वैसे सभी जो संसाधन लगते हैं, उसके लिए एक नगर सेवक काम नहीं कर सकता है, स्पष्ट तौर से बता रहा हूँ। उसके लिए एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पूरा एफर्ट चाहिए होगा। उसके लिए आपको हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट से भी हेल्प लगेगी। उसके लिए आपको डीएसओ से हेल्प लगेगी। एक एथलेटिक्स का पूरा अगर सेटअप करना है तो बहुत बड़ी बात होती है, वो आसान चीज़ नहीं है। मतलब और जो कर सकते हैं वो तो एटलीस्ट कर पाओगे ना? बिल्कुल, इसीलिए मैं बचता हूँ उन ऐसा कोई भी शब्द बोल देने से। अब आपने पूछा तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा। मैं ये कह सकता था कि हाँ, एथलेटिक्स करेंगे। प्रभाग के एथलेटिक्स वाले भी खुश हो जाते, हाँ ये कुछ करेगा। भैया, अगर देखिए मेरा प्रयास रहेगा, पर वो मेरे कार्याधिकार में नहीं आता है। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। एटलीस्ट जो पुलिस भर्ती के लिए जो लगता है एटलीस्ट उतना तो आप उतना हो कर। सकता है, उतना ज़रूर हो सकता है। आपके विजन में किस तरीके की लाइब्रेरी बनाना है? आज मैं जब परिसर में घूम रहा था तो किसी एक ताई ने मुझे, मैंने जब उनको अपना मैनिफेस्टो और अपना परिपत्रक दिया तो उन्होंने पहला प्रश्न मुझे पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक युवती थी, आपका एजुकेशन क्या हुआ है? बहुत अच्छा लगा कि यार ये
ये यंग जनरेशन है कि वो अपने कैंडिडेट्स को ये पूछ रही है कि आपका एजुकेशन क्या हुआ है। और फिर उन्होंने अपना मैनिफेस्टो पढ़ा, संकल्प पत्र देखा, उसमें वो विषय था लाइब्रेरी का। उन्होंने उसमें मुद्दे निकाले कि ठीक है लाइब्रेरी आप करोगे, पर लाइब्रेरी का चार्जेस, ठीक है आप चार्जेस भी हमने दे दिए, किताबें। इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा है 24x7 स्पर्धा परीक्षा पूरक वाचनालय। फिर उसके लिए परमिशन वगैरह कुछ लगती है 24x7 के लिए? हाँ, उसकी जो परमिशंस लगती है वो ज़्यादा कठिन नहीं है लेना, पर वो ज़रूरी है क्योंकि जहाँ-जहाँ पे स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी बड़े तौर पे होती है, दिल्ली में, पूना में, वहाँ पे 24x7 वाचनालयों की व्यवस्था ज़्यादा प्रमाण में है। और नागपुर में वो कम है, तो नागपुर में सक्सेस रेट भी आप देख सकते हो कि थोड़ा उतना उसमें से कम है। और जैसे बुक्स की अवेलेबिलिटी का फिर कैसे? उसमें एक थोड़ा-सा थोड़ी-सी दिक्कत ऐसी आती है कि हर एक व्यक्ति अपने-अपने नोट्स निकालता है स्पर्धा परीक्षा के इसमें। तो यदि ऐसा हो जाए कि वो कहे कि नोट्स हम नहीं निकालेंगे, तो वो देने में भी कोई दिक्कत नहीं है और वो तो सामूहिक प्रयास से भी दिया जा सकता है। मतलब अगर ऐसा है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए लगने वाले हैं, तो वो तो सामूहिक प्रयास करके परिसर के लोग भी अगर एक गणेश मंडल के लिए 10 लाख रुपए खड़े कर देते हैं, तो अपने परिसर के विद्यार्थियों के लिए 5 लाख रुपए खड़े करना, 2 लाख रुपए खड़े करना बड़ी बात नहीं है। वो सामूहिक प्रयास से भी किया जा सकता है। फिर आपने बोला कि गटर क्लीनिंग, तो ये हमेशा क्यों तकलीफ आते रहती है और इसका क्या वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है या कंटिन्यूअस बस क्लीनिंग ही करते नहीं, रहना नहीं, वो पड़ेगा? क्लीनिंग करते रहना चाहिए। हुँ, वो तो है कि उसका एक रूटीन होना चाहिए कि वो क्लीनिंग हर कुछ दिनों में होनी चाहिए। हुँ, और दिक्कत ये नहीं है कि वो सिस्टम का प्रॉब्लम है, दिक्कत ये है कि जैसे आज कुछ प्रॉब्लम आया है, तो कंप्लेंट्स डालते रहो आप, 2 महीने, 4 महीने, कुछ उस पे आंसर ही नहीं आता। सैनिटरी इंस्पेक्टर उस पे काम ही नहीं करता। आएगा, देखेगा, जाएगा। हुँ। उसकी अपेक्षा ये होती है कि मैं इग्नोर करूँगा और फिर वो आगे वाला इंसान मुझे ये कहेगा कि भैया ये 500 हज़ार रखो और काम करो। तो ये सिस्टम बन गया है इसलिए दिक्कत आ रही है। तो वो काम वैसे भी हो सकता है, पर क्योंकि उन्होंने भी एक फंडा सीख लिया है कि नहीं उनको इग्नोर करो और फिर 500 हज़ार रुपये दो, वो काम कर देगा। वो काम हो जाता है फिर 1000 रुपये में। लोगों ने अगर टैक्स दिए तो ऐसे 1000 रुपये क्यों देंगे वो? आपको तो पेमेंट मिल रहा है उस चीज़ का। पर कर्मचारियों में भी भ्रष्टाचार है, तो वो ले रहे हैं। भ्रष्टाचारी सिर्फ राजनेता नहीं है, अधिकारी है, कर्मचारी है और जनता भी है। देने की आदत हो गई है ना। हाँ, देने की आदत हो गई है। अब कैसा बरसात के टाइम में फिर डेंगू, मलेरिया ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है और जिसको हो जाता है वो तो काफ़ी तकलीफ में जाता है। तो इसके लिए भी मेजर्स कैसे क्या लिए जा सकते हैं पहले से? यानी कैसा होता है कि कोई एरिया में डेंगू या मलेरिया फाइंड आउट हो गया, वो अस्पताल में जाता है, अस्पताल में जाने के बाद फिर डॉक्टर बताता है कि फिर वो वहाँ पे जाके स्प्रे वगैरह होना शुरू होता है बाद में। बट किस तरीके से होना चाहिए आइडियली? नहीं, आपने डेंगू मलेरिया की बात कही। मुझे लगता है कोई भी विषय जो स्वास्थ्य संबंधित हो और वो संसर्गजन्य हो, उसके लिए ज़िम्मेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपको अच्छी साँस अ, आप ले सके, इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ज़िम्मेदार है। तो कोई भी डेंगू मलेरिया ही नहीं, अब जैसे कोविड आया था तो काम में किसने आना था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आना था। आए भी, काम किया भी। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि काम नहीं किया, पर उसका एक अभ्यास होना चाहिए। जैसे अब जो भी आप कह रहे हो बीमारी, वो किस कारण हो रही है? उसकी कुछ चीज़ें निकाल दी जाए, उस पे क्या उपाय योजना करनी है, उसको लिखा जाए और वो उसका एक रोड मैप तैयार करके उस ड्यूरेशन में उसको अच्छे से उस व्यवस्था को चलाया जाए। तो वो कोई भी बीमारी रहे, डेंगू मलेरिया ही नहीं, कोई भी बीमारी रहे, उससे टैकल करने के लिए एक सिस्टम अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बनना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और यदि वो चलो एक नगर सेवक सिर्फ कर सके ना कर सके, वो हाउस में ये बात उठा तो सकता है कि भैया ये बीमारी आने की संभावनाएं हैं, ये सीज़न है, इस सीज़न में ये बीमारी होती है, तो आप उसके लिए जो प्रिकॉशन करने मेजर्स आपको जो लेने हैं, वो पहले से आप डिसाइड कीजिए, तो उसका आवाज़ तो वो उठा सकता है। असामाजिक तत्व, तो असामाजिक तत्व क्या होते हैं? प्रभाग में घूमते हुए एक परिसर में मुझे ये कहा गया कि
रात 8 बजे के बाद में हमें घूमते हुए एक महिला ने हमें घूमते हुए अपने परिसर में ही सेफ फील नहीं होता है। तो ये सिस्टम का फेलियर है। सेफ क्यों फील नहीं हो रहा है? रात 8 बजे? ये नागपुर की स्थिति है। क्यों? उसमें 2-3 कारण हैं कि रोड रोमियोस, रास्ते पे खुले घूमते हुए शराबी। इनको ए कैसे टैकल किया जा सकता है फिर? इनको लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। पर नगर सेवक का ओहदा इतना होता है कि वो अगर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करे, पुलिस से कोऑर्डिनेट करे, तो वो अपने परिसर में इन चीज़ों को कम कर सकता है। पर वो पॉलिटिकल विल नहीं है कि ये करना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि उन्हीं लोगों से उनकी गांठ-भेंट होती है, तो कैसे इनके विरोध में जाए? वही जो टपोरी बैठे होंगे वहाँ पे, वही उनके कार्यकर्ता होते हैं, तो उनको उनके बारे में कंप्लेंट कैसे की जाए? तो वो उनके कंपल्शंस होते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाते। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कोई कंपल्शंस आपके है नहीं, तो आप इन असामाजिक तत्वों को अच्छे से नियंत्रण में ला सकते हो। पुलिस के पास सभी यंत्रणाएँ हैं। पुलिस अगर ठान लेगी कि यहाँ पे और व्यवस्था अगर ठान लेगी कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तो पुलिस को कोई नहीं रोक सकता है। और क्या-क्या होते हैं असामाजिक तत्व में? असामाजिक तत्व में जैसे देखिए कि अवैध रूप से शराब, कहीं गांजा मिलना, कहीं ऐसे नशे के पदार्थ मिलना कि जो लीगल नहीं है, इल्लीगली वो चीज़ें चल रही है। कहीं पे सट्टा और इनके अड्डे होना, ये सभी चीज़ें असामाजिक तत्वों में आती है। जिसमें समाज का वातावरण दूषित हो जाए, वो सभी चीज़ें असामाजिक तत्वों में आती जो ड्रग्स होते हैं अलग-अलग और सट्टा, तो कैसे इनको हटाया जा सकता है फिर? हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के हाथ में होता है। मैंने आपको वही कहा कि कोऑर्डिनेट करना नगर सेवक का काम होता है। अपने परिसर में यदि वो चीज़ें चल रही है, आप उसकी लिखित तौर पे कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दीजिए। बट लोग तो डरते हैं ना। लोग नहीं, नगर सेवक तो कर सकते हैं ना। नगर सेवक को किससे डर है? और अगर आप डर रहे हो तो कैसे नगर सेवक हो आप? अगर आप डर रहे हो तो आप कैसे नगर सेवक हो? आप लिखित तौर पे दीजिए। पुलिस ने नहीं एक्शन ली तो बताइए माध्यमों के सामने आके कि हमने 4 बार कंप्लेंट किया पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। तो वो कंट्रोल में लाए जा सकते हैं। वो पॉलिटिकल विल होना चाहिए उसके लिए। एक असामाजिक तत्व जो इल्लीगल है नागपुर में, खर्रा। यानी वो तो इल्लीगल ही है पर वो भी खुलेआम बिक रहा है। तो उसको भी बंद किया जा सकता है क्या? अब वो ऐसा है कि कुछ लोगों के खून में वो चीज़ दौड़ती है। मतलब आपने ऐसा सवाल किया है कि मेरे मतदार क्षेत्र में अगर मैं उनके खिलाफ कुछ बोल दूँ तो आधे तो मतदार ऐसे ही बिल्कुल अरे ये हुँ। क्योंकि वो देखिए अब ये नागपुर के दुर्भाग्य है कि नागपुर में एक इसका चलन है, बहुत बड़ा चलन है। नहीं होना चाहिए ये तो बात सही है, पर कितनी उस पे एक्शन लेना संभव है और मुझे वो देखना पड़ेगा कि वो इल्लीगल है तो उसकी शिक्षा क्या है और अगर वो इल्लीगल नहीं है, लीगल है तो उसकी गाइडलाइंस क्या है, उसके बारे में मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो जब मैं पढ़ूँगा तो मुझे पता चलेगा कि ऐसे-ऐसे चीज़ें हैं, तो मैं उस पे ज़्यादा विस्तृत तौर से बात कर पाऊँगा। मेन तो खर्रा बिक रहा है, वो सेकेंडरी पार्ट हो गया। बट जो खर्रा खा के थूक रहे हैं, प्रॉब्लम एक्चुअल में उस चीज़ से है कि पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक टॉयलेट, हर पब्लिक जगह पे वो खर्रा थूका हुआ होता है। तो नगर सेवक भी अगर कोई काम करता है या कोई भी कुछ भी अच्छा काम करने जाता है, वो तो होएगा ही नहीं ना कभी। वही तो मैं आपको कहता हूँ कि केवल नगर सेवक कुछ नहीं कर सकता है, आपको भी बदलना पड़ेगा। आपको भी समझना पड़ेगा कि अपने प्रभाग को हमें कैसा रखना है, अपनी व्यवस्थाओं को हमने कैसे रखना है। केवल नगर सेवक के हाथ में नहीं है सब कुछ, एक वो माध्यम है, वो एक टोन सेट करके दे सकता है, पर उसे कंटिन्यू रखना तो काम आपका है। बट इसमें लोगों को भी क्या ही ऑप्शन है ना, वो तो उनको तो रास्ता ही दिख रहा है। वो शायद थूकने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह मिल जाती, तो मेबी लोगों को हैबिट लग जाती कि वहाँ पे जाके मैं थूक सकता हूँ। हाँ, मैंने भी कहीं एक सुना है कि ये बड़ी चीज़ मुझे भी प्रभावित की है की येथे थुंकू नये असे लिहिण्यापेक्षा येथे थुंकावे असं लिहा. एक जगह बनाई जाए जहाँ लोग थूकेंगे.
पर अब उसमें 2-4 चीज़ें हैं कि प्रभाग कितना बड़ा है, उसको लगने वाला खर्चा कितना है और कितनी जगहों पे ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। कितने लोग सही में चौक से उठकर वो जहाँ थूकने की जगह है, हुँ। वहाँ तक पैदल जाएँगे। हमने बना भी लिया, तो भी क्या होगा? कितना करेंगे लोग? ये भी लोगों ने विचार करने वाली बात है। जैसे एरिया का ब्यूटिफिकेशन होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे गार्डन्स होते हैं, जहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो एरिया में क्या कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ भी वो ब्यूटिफिकेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप एक देखिए मैंने भी मेरे संकल्प पत्र में जो लिखा है कि सीएसआर के माध्यम से शहर सुंदरीकरण। वो क्या है? सीएसआर मतलब जो कंपनियों का सोशल इसके लिए जो फंड होता है, सामाजिक कार्य के लिए, जो बड़ी कंपनियां होती है उनका सीएसआर फंड होता है और उसका यूज़ पॉलिटिशियंस करते नहीं है इसलिए क्योंकि उसमें से परसेंट उनको नहीं मिलता है। तो अब जिनको परसेंट की उम्मीद नहीं है, वो तो वो काम कर सकते हैं। हमारे संस्था को कोविड के समय मेरे को कंपनी ने सीएसआर फंड दिया था। हमने उसको यूटिलाइज़ किया, अच्छे काम में लगाया। पर अब लोगों का अगर वो विज़न ही नहीं है, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हो सकती है चीज़ें पर लोग करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। मैं अपने प्रभाग में यदि यशस्वी होता हूँ, नहीं भी हुँ। होता हूँ तो भी सीएसआर के माध्यम से तो मैं ज़रूर काम करूँगा। लोगों का जागरूक होना ज़रूरी है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कोई दीवार होती है ना? हम लोगों को कलेक्टिवली बुला सकते हैं और किसी और को पैसे देने से बेटर है कि जो लोग वहाँ पे एरिया में रहते हैं वो उसको पेंट करे। जब वो खुद पेंट करेंगे तो उसको गंदा करने के लिए भी 2 बार सोचेंगे। हुँ। एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि जो गार्डन्स है उसमें प्लांटेशन आप पूरे एरिया के जो सीनियर लोग हैं उनके नाम के थ्रू उनके हाथों से अगर वो झाड़ लगाएँगे, प्लांट्स लगाएँगे तो वो भी एक अच्छा वे हो सकता है एरिया में जो देखिए लोग अपने एफर्ट डालेंगे तो अपने एफर्ट्स को लोग हाँ, 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 ये सही बात करते है, हैं। सही बात है। उसको संरक्षित रखते हैं। हाँ, तो तभी जाके ये चीज़ें चेंज हो सकती है और अगर आप पावर में आते हो तो ये चीज़ करोगे क्या आप? तभी चेंज होगा ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जो अभी आने वाली जनरेशन है, उसके लिए उनमें वो अवेयरनेस है और किया तो जाना चाहिए, ऐसे सोशल एफर्ट्स लेने चाहिए और मैं तो उसके अनुकूल ही विचार करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो लोगों ने अपने तौर पे, अपने स्तर पे खड़ी करनी चाहिए। केवल किसी प्रतिनिधि से अपेक्षाएँ रखना ठीक नहीं रहेगा। प्रतिनिधि भी ये प्रयास करे कि लोग एकत्रित रहे, साथ में रहे और अपने प्रयासों से अपने परिसर को अच्छा रखते रहे। तो वो अगर होते रहेगा, तो अब देखिए 70,000 मतदाताओं का प्रभाग है। हर दिन तो हर नगर सेवक हर जगह पहुँच नहीं सकता। जो स्थानिक लोग हैं, उनका वो दायित्व है कि अगर परिसर में गाड़ी नहीं आ रही तो नगर सेवक को बताए, परिसर में स्वच्छता नहीं है तो नगर सेवक को बताए। तो वो उनका दायित्व है। वो उन्होंने करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। तो नगर सेवक उस पे ज़रूर काम अगर उसके बाद नगर सेवक उसको इग्नोर कर रहा है तो वो बात ठीक नहीं है। पर जब उसके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाए कि यहाँ ये काम करना है, तो वो काम ना हो तो फिर निराशा तो ज़रूर होगी। तो आप थोड़ा-सा कलेक्टिव एफर्ट्स पे फ़ोकस करोगे जब आप अगर आपको लोग सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। तो लोगों को कलेक्ट करके रिस्पेक्ट देके, सीनियर्स को एक-एक को निमंत्रण दे के, जैसे आप घर-घर पे जाके वोट्स तो ले रहे हो, बट वही टाइम पे साल 5 साल में ऐसे घर-घर पे जाके एक-एक आपने ऐसे एफर्ट्स कलेक्ट कर लिए तो 5 साल में मेरे ख्याल से काफ़ी डिफरेंस आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है और मेरा फ़ोकस ही ये है कि मैं कॉन्टैक्ट में रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब जितना लोगों को सुनूँगा, उतना मैं मैच्योर होते जाऊँगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत चीज़ें आपको घर बैठे टीवी पे देखते हुए, अखबार पढ़ते हुए नहीं समझती, जो ग्राउंड रियलिटी होती है। ग्राउंड रियलिटी उससे भी कभी-कभी ज़्यादा भीषण होती है। तो वो जब आप देखते हो, तो आपको पता चलता है कि उसकी तीव्रता, उसकी गहराई कितनी है। और मैंने वो देखा है 3 महीनों में, आज भी देख रहा हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ देख रहा हूँ। तो मुझे उसकी गहनता और तीव्रता पता है
और मुझे लगता है कि जितना मैं ये ऐसी किताब है कि जितना पढ़ोगे आपको लगेगा कि कम ही पढ़ लिए और पढ़ना बाकी है। तो जितना मैं प्रभाग को पढ़ पाऊँगा, परिसर को पढ़ पाऊँगा, समाज को पढ़ पाऊँगा, मुझे लगता है कि एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते ये आपका दायित्व है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों से बात करते रहे, चर्चा करते रहे, मिलते रहे, उनके विषयों में जानकारी लेते रहे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी काफ़ी मच। अच्छा लगा आपसे बात करके और आई होप पॉजिटिव रिजल्ट्स आए आपके साइड में और आप हुँ, ऐसे एफर्ट्स करते रहो, बिल्कुल। है ना? तो थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच। मच।